जब हम कला के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान म्यूजियम में रखी चीजों पर जाता है। लेकिन चलिए आज म्यूजियम की दीवारों से बाहर झांकते हैं। हमारे घरों में, हमारे त्योहारों में, हमारी परंपराओं में एक कला है जो सांस ले रही है। आज हम भारत की इन्हीं जीवंत कलाओं की कहानी जानेंगे जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब कोई कहता है महान कला, तो क्या दिमाग में किसी म्यूजियम में रखी कोई पुरानी मूर्ति या पेंटिंग की तस्वीर ही आती है? पर क्या कला सिर्फ इतिहास बनकर रह जाने वाली चीज है, या ये आज भी हमारे बीच जिंदा है, हमारे रोजमर्रा के जीवन को ज्यादा रंगीन, ज्यादा मीनिंगफुल बना रही है? हम यहाँ बात कर रहे हैं जीवंत कला परंपराओं की। अब ये क्या है? ये वो कलाएं हैं जो पुरानी होकर भी हर रोज नई होती हैं, जो आज भी हमारे त्योहारों का, हमारे रीति रिवाजों का एक जरूरी हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति की धड़कन है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो कला है जो म्यूजियम के कांच में बंद है, जो अतीत की कहानी तो कहती है पर वहीं ठहर गई है, और दूसरी तरफ है ये जीती जागती कला जो हमारे साथ चलती है, समय के साथ थोड़ा बदलती भी है और हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे ले जाती है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि भारत में ही कला की इतनी जबरदस्त विविधता क्यों मिलती है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, जो हजारों कलाओं को ना सिर्फ जन्म देती है बल्कि उन्हें आज भी जिंदा रखती है? असल में इसकी कई दिलचस्प वजह हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, भारत की भौगोलिक बनावट कितनी अलग अलग है, जिससे तरह तरह की सामग्री मिली। फिर हर क्षेत्र की अपनी एक अलग संस्कृति ने इन सामग्रियों को एक अनोखी पहचान दी। और हाँ, गुरु शिष्य परंपरा, जिसने इस हुनर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। और इन सब के ऊपर आस्था और भक्ति ने कला को एक गहरा आध्यात्मिक मतलब दिया। इसको एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मिट्टी एक ही चीज है ना? लेकिन गुजरात का कोई कलाकार जब उस मिट्टी से घोड़ा बनाता है तो वो बंगाल के बांकुरा में बने घोड़े से एकदम अलग दिखता है। मिट्टी वही है, पर उसे आकार देने वाली संस्कृति, उसकी कहानी, वो बिल्कुल अलग है। और यही तो भारत की कला की असली खूबसूरती। तो अब तक हम ये समझ गए कि ये परंपराएं क्या हैं और ये जिंदा क्यों हैं। पर इनकी संख्या कितनी होगी? मतलब कितनी कलाएं होंगी? ये कुछ 100 या हजारों में? जरा अंदाजा लगाइए। 3000 से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत में आज 3000 से भी ज्यादा शिल्प कलाएं जिंदा हैं, सांस ले रही हैं। और पता है, ये संख्या भारत को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विविध जीवंत शिल्प संस्कृति बनाती है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता, धड़कता हुआ सबूत है। अब ये 3000 का आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है ना? तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए हम इन्हें मोटे तौर पर 2 बड़ी कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं। पहली कैटेगरी है चित्रकला, यानी पेंटिंग्स की। इसमें सब कुछ आ जाता है। दीवारों पर बने वो शानदार चित्र, त्योहारों पर जमीन पर बनने वाली खूबसूरत रंगोली और अल्पना, और हाँ, मधुबनी या वर्ली जैसी वो लोक कलाएं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। हर पेंटिंग की अपनी एक अलग ही कहानी है। और दूसरी कैटेगरी है मूर्ति कला और शिल्प की, मतलब वो कला जिसे हम छू सकते हैं। इसमें डोकरा जैसी मेटल आर्ट है, लकड़ी पर की गई वो महीन नक्काशी है, और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले वो कमाल के रंग बिरंगे मुखौटे और कठपुतलियां, ये सब शामिल हैं। सोचिए कितनी ज्यादा विविधता है हमारी कला में। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही समझनी है कि ये कलाएं सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, ये हमारी पहचान का एक अटूट धागा है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ देती हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है अगर दीवारें, फर्श और यहाँ तक कि कपड़े हमसे बातें कर सकते, अगर वो अपनी कहानियां सुना पाते? आज हम भारत की एक ऐसी ही कलात्मक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां कला सिर्फ म्यूजियम में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उन दीवारों से जो सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है बल्कि पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ती हैं। ये कलाएं असल में खास मौकों के लिए होती हैं, जैसे शादी ब्याह, त्योहार, और सबसे जरूरी बात, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र में। यहाँ की महिलाएं एक बहुत ही अनोखी कला को जन्म देती हैं, जिसे हम सब मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये कला पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में है। वही इसे बनाती हैं और वही इसे सहेजती हैं।
तो मिथिला इतनी प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो शादी ब्याह जैसी जरूरी रस्मों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इन पेंटिंग्स में आपको प्रजनन शक्ति से जुड़े प्रतीक मिलेंगे। मतलब ये महिलाओं की कला, उनकी सामुदायिक पहचान का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। अच्छा, तो ये बनती कैसे है? देखिए, इसका प्रकृति से कितना गहरा नाता है। सबसे पहले कैनवस तैयार होता है, यानी दीवार, जिस पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता है। फिर आते हैं रंग, और ये रंग भी हल्दी, कालिक, पत्तियों जैसी चीजों से बनते हैं। यहाँ तक कि ब्रश भी चावल के भूसे से। मतलब सब कुछ पूरी तरह से प्राकृतिक है। कमाल है ना? चलिए अब बिहार से चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ हम देखेंगे कि वारली जनजाति कितनी सादगी के साथ अपनी कहानियां कहती है। वारली कला की असली खूबी इसकी सादगी में ही छिपी है। वो अपनी कहानियां सुनाने के लिए एक तरह से कहें तो एक विजुअल ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत ही आसान सी चित्रों की भाषा। और इसी भाषा से वो बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल बात भी आसानी से कह जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 3 बेसिक शेप्स, एक गोला, एक त्रिभुज और एक वर्ग। बस इन्हीं 3 आकृतियों से वो अपनी पूरी की पूरी दुनिया बना लेते हैं। खेती बाड़ी हो, जानवर हो, या फिर उनका वो मशहूर गोलाकार तारपा डांस, सब कुछ इन्हीं 3 आकृतियों में समा जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने दीवारों पर की जाने वाली कला की बात की। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो सफर करती हैं। मतलब ऐसी कला जो एक जगह नहीं टिकती। ये कहानियां कपड़ों पर बनाई जाती हैं और फिर कथावाचकों के साथ गांव-गांव घूमती हैं। ये एक तरह से चलते फिरते मंदिर जैसे हैं, जो अपनी कथाएं लोगों तक खुद लेकर जाते हैं। तो भारत के अलग अलग कोनों में आप देखेंगे कि कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, बल्कि कहानियों का खजाना है। जैसे राजस्थान की फड़ पेंटिंग हो, या उड़ीसा की पटचित्र, या फिर आंध्र की कलमकारी और मध्य प्रदेश की गोंड कला। हर परंपरा अपने इतिहास और अपनी पौराणिक कथाओं को इसी कपड़े के जरिए जिंदा रखती है। अब फाड़ चित्रकला को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस है। सोचिए, रात का समय है, दियों की रोशनी है, और भोपा कथावाचक, जो कि पारंपरिक कहानीकार और गायक होते हैं, उस लंबे कपड़े पर बनी तस्वीरों की तरफ इशारा कर करके गा रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी कहानी आंखों के सामने जिंदा हो उठती है। और गोंड कला की बात करें तो इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। इसकी खासियत है बारीक बिंदुओं और रेखाओं से भरी हुई डिजाइन। आप जब इसे देखेंगे तो महसूस करेंगे कि इन तस्वीरों में एक अलग ही मूवमेंट है, जान है। असल में गोंड कलाकार अपनी लोक कथाओं को, अपने सपनों को और प्रकृति के लिए जो उनका सम्मान है, उसे इन्हीं खूबसूरत पैटर्न के जरिए दिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी कला की जो शायद हम सब ने अपने घरों के आसपास देखी होगी। ये भारत की सबसे बड़ी जीवित फर्श कला परंपरा है, और इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि ये क्षणभंगुर है। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं रहती, इसका अभ्यास हर रोज किया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलम या रंगोली की। ये एक रोज का अनुष्ठान है जिसमें चावल के आटे से जमीन पर सुंदर ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। ये पवित्रता का प्रतीक है और घर में सबका स्वागत करने का एक तरीका भी। इसका मकसद परमानेंट होना नहीं है, इसकी असली खूबसूरती तो रोज इसे बनाने में है, और इस विश्वास में कि ये घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है। ये हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि आज की मॉडर्न दुनिया में इन सदियों पुरानी परंपराओं का क्या असर है? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? तो जवाब है, बिल्कुल है। गांव की दीवारों से शुरू हुई ये कलाएं आज ग्लोबल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। फैशन हो, डिजाइन हो, या फिर बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज, हर जगह इनकी धूम है। मधुबनी प्रिंट वाली साड़ियों से लेकर वारली आर्ट वाले होम डेकोर तक इनकी पहुंच अब पूरी दुनिया में है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कलाएं सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, नहीं, ये आज भी जिंदा हैं, सांस ले रही हैं। ये लगातार इवॉल्व हो रही हैं, नए नए रूप ले रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कलाकारों को, खासकर महिलाओं को, आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। इससे उनकी सामुदायिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव भी बढ़ रहा है। तो पहला सवाल यही उठता है कि किसी परंपरा को जीवंत या लिविंग बनाता क्या है? क्या सिर्फ उसका हजारों साल पुराना होना ही काफी है, या फिर इसमें कोई और गहरा राज छिपा है? देखिए, इसका जवाब छिपा है
निरंतरता में, मतलब कंटिन्यूइटी में। एक जीवंत परंपरा संस्कृति की उस नदी की तरह है जो सदियों से बहती चली आ रही है और आज भी हमारे जीवन को सींच रही है। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा धागा है जो अतीत को वर्तमान से और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? धरती के सबसे पुराने, सबसे विनम्र माध्यम से, यानी मिट्टी से। तो हमारी पहली कला है टेराकोटा। तो ये टेराकोटा आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पकी हुई मिट्टी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आग में पकने के बाद भी ये छिद्रपूर्ण यानी पोरस रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे पानी सोखकर उसे ठंडा रखता है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल मन में आता है, हजारों साल पहले कलाकारों के लिए सबसे पहला माध्यम मिट्टी ही क्यों बनी? मतलब कुछ तो खास बात होगी ना इसमें। और वजह बहुत सीधी और मजबूत है। पहली बात, ये शिल्प के लिए सबसे पुराना ज्ञात भारतीय मटेरियल था, और दूसरी, ये पूरे उपमहाद्वीप में हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। और सच तो यही है, कला अक्सर वही जन्म लेती है जहां उसे जमीन से जुड़ा कच्चा माल आसानी से मिल जाए। इस परंपरा का एक बेहद शानदार उदाहरण है बंगाल का बांकुरा घोड़ा। जरा इसकी प्रतिष्ठित लंबी गर्दन और शक्तिशाली आकार को देखिए। ये सिर्फ एक सजावटी चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ग्रामीण आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है और आज ये पूरी दुनिया में भारतीय हस्तशिल्प का चेहरा बन चुका है। अच्छा, मिट्टी की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं धातु के पिघले हुए जादू की ओर। धोकरा मेटल वर्क। पता ये कितनी पुरानी तकनीक है? मध्य और पूर्वी भारत की लगभग 4000 साल पुरानी। जरा सोचकर देखिए, 4000 साल। ढोकरा कला एक बहुत ही अनोखी विधि पर काम करती है जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। अब ये होता क्या है? सोचिए, पहले मोम से एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसे गीली मिट्टी से पूरी तरह ढककर सुखाया जाता है, और जब इसे गर्म करते हैं ना, तो सारा का सारा मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और अंदर क्या बचता है? एक खाली जगह जिसमें पिघली हुई धातु भर दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। सच में, पहले मोम की मूर्ति बनी, फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा, सांचे को गर्म किया तो मोम गायब और उसकी जगह ले ली चमकती हुई पिघली धातु ने। और फिर आता है वो सबसे रोमांचक पल, जब मिट्टी का सांचा टूटता है और अंदर से जन्म होता है एक अनोखी कलाकृति का। हर बार एक नया सांचा बनता है, मतलब हर मूर्ति अपने आप में इकलौती बेजोड़ होती है। धातु के बाद अब बात करते हैं लकड़ी पर उकेरी गई कहानियों की। भारत के अलग अलग कोनों में लकड़ी की नक्काशी की अपनी अपनी एक अलग ही पहचान और शैली है। जरा इसकी अद्भुत विविधता देखिए। एक तरफ केरल के मंदिरों के रथ हैं जिन पर देवी देवताओं की कहानियां उकेरी गई हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात के दरवाजों पर खिले हुए फूल और जाली के जटिल पैटर्न हैं। और फिर कश्मीर की अखरोट की लकड़ी पर की गई वो बारीक कारीगरी, वो तो बस हैरान कर देती है। सच में, हर टुकड़ा अपने आप में एक मास्टरपीस है। लेकिन भारतीय शिल्प सिर्फ स्थिर बेजान चीजों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये प्रदर्शन, मुखौटों और कठपुतलियों के जरिए लोक कथाओं और महाकाव्यों में जान भी डाल देता है। जरा कल्पना कीजिए, मंच पर जब कोई कलाकार छाऊं का वो विशाल मुखौटा पहनकर उतरता है तो एक पल को तो ऐसा लगता है मानो कोई देवता स्वयं धरती पर आ गए हों। ये मुखौटे उड़ीसा, बंगाल और असम के लोक नाट्य और नृत्य की आत्मा हैं। और वहीं गांव की चौपालों पर वो रंग बिरंगी कठपुतलियां रामायण महाभारत की कहानियां सुनाकर न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि पीढ़ियों को उनकी संस्कृति से भी जोड़ती हैं। और अब हम आते हैं भारत की उस कला पर जिसने दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, द ग्रेट इंडियन टेक्सटाइल। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये पहचान और कलात्मकता के धागों को एक साथ बुनने की कला है। जरा सोचिए, बंगाल की कांथा कढ़ाई जिसमें पुरानी साड़ियों पर धागों से पूरी कहानियां लिख दी जाती हैं। गुजरात की कच्छ कढ़ाई जिसमें शीशों की और रंगों की एक बेमिसाल चमक है। बनारसी साड़ियों पर सोने चांदी के धागों से बुनी गई वो शान, और इकत धागों को रंगने की वो जादुई कला जिससे कपड़े पर अद्भुत पैटर्न उभरते हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं, ये भारत की आत्मा के बहुरंगी रूप हैं। तो मिट्टी के साधारण से बर्तन से लेकर शाही रेशमी ब्रोकेड तक हर शिल्प अपने आप में कहानी है जो पीढ़ियों से हमें सुनाई जा रही है। ये सभी मिलकर भारत के उस सांस्कृतिक ताने बाने को बनाते हैं जो हमारी विरासत है।
एक ऐसी विरासत जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जी सकते हैं। और अंत में ये एक सवाल हम सब के लिए है, हम और आप मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये कहानियां कभी खामोश न हों और आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहें। इन कहानियों को जानना, समझना और दूसरों के साथ साझा करना शायद पहला कदम है, क्योंकि इन जीवंत परंपराओं का भविष्य सच में हम सबके हाथों में है।